आज हम जनसंख्या से संबंधित कुछ जो तथ्य होते हैं, अवधारणाएँ होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि उससे जनसंख्या के और आगे अवधारणाओं को समझने में हमें आसानी होगी। जब हम कहते हैं कि जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, तो इन सबको कंसेप्ट के टर्म्स में क्या परिभाषित किस तरीके से किया जाता है, ये हम देखेंगे। तो क्रूड या अशोधित जन्म दर जो है वो यह बताती है कि किसी एक वर्ष में कितने जीवित जन्म लिया है प्रति हज़ार बच्चों ने, तो उसको हम अशोधित या क्रूड जन्म दर कहते हैं, क्योंकि यह पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और अगर इस रजिस्टर्ड वाले में हम मान लें कि जो अनरजिस्टर्ड हैं उनको ओवरऑल हम 5% और जोड़ दें, यानी जो ये अशोधित या क्रूड जन्म दर है, अगर इसमें हम 5% इसका जो भी आए उसमें का 5% निकाल कर इसमें जोड़ दें तो वो हमारी शोधित जन्म दर हो जाएगी। इसी तरीके से प्रति हज़ार एक वर्ष में मृत्यु कितने लोगों की हो रही है, तो इसको हम मृत्यु दर कहते हैं, जिसको क्रूड या अशोधित मृत्यु दर कहेंगे। और ये भी अगर पंजीकृत जो हो रहे हैं उनको हम ले रहे हैं, और अगर आप जो है शुद्ध लेंगे तो उसमें भी यही 5% आप जोड़ देंगे कि जो भी मृत्यु दर आएगी उसमें 5% जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शुद्ध आप जो मृत्यु दर है वो कितनी है। फिर आती है जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर ये बताएगी कि ये जो जन्म दर है और मृत्यु दर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अगर आप माइनस करेंगे दोनों के बीच को तो आपको जनसंख्या की वृद्धि दर पता चल जाएगी। सिंपल भाषा में कितने लोगों का जन्म हो रहा है प्रति वर्ष प्रति हज़ार और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है प्रति वर्ष प्रति हज़ार, तो इस दोनों को जब आप माइनस कर देंगे तो आपको जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो पता चल जाएगी। इसी तरीके से कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है कि कितनी महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फॉल करती हैं और मैरिड हैं और उनमें से वो या उनका जो पार्टनर है वो उनमें से कौन जो आर्टिफिशियल मीन्स या कंट्रासेप्शन की कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, कितने लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो कितने कपल्स ऐसे हैं जो कंट्रासेप्शन के कोई ना कोई मेथड अडॉप्ट कर रहे हो, चाहे वो स्टेरिलाइजेशन हो, चाहे वो कॉन्डोम्स का इस्तेमाल हो, चाहे पिल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो करते हैं तो उसको कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट कहते हैं। किसी भी तरीके से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए अगर जो कपल है उसके प्रति संकल्पित है, वो कोई ना कोई प्रकार का मेथड अपना रहा है, तो हम उसे कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट कहते हैं। इसी को कपल प्रोटेक्शन रेट भी कहते हैं। फिर शून्य जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगी? शून्य जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब ये नहीं है कि उस साल किसी का जन्म नहीं हुआ। शून्य जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब बस ये है कि जितनी जनसंख्या की वृद्धि दर, मतलब जितना जन्म दर है उतनी ही मृत्यु दर है, तो जो उसका गैप है या जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो वो शून्य आ रहा है। इसका मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही, जितने लोग जन्म ले रहे हैं उतने ही लोग की मृत्यु हो रही है, उसी दर से मृत्यु हो रही है, तो इसका मतलब जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य है। फिर मातृ मृत्यु दर हम प्रति 1 लाख देखते हैं कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म देने वाली महिलाएं, बच्चों को जन्म देने वाली महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फॉल करती हैं, यानी कि 15 से 49 साल, उसमें से कितनी महिलाओं की प्रसव के दौरान जो है या जो है मान लीजिए उनका बेबी जो है उसकी डेथ हो गई प्रसव के दौरान या गर्भ खत्म होने के 42 दिन के अंदर जो है जिनकी मृत्यु हो जा रही है महिलाओं की, उसको हम कहते हैं कि मातृ मृत्यु दर। फिर सामान्य प्रजनन दर है, इसको हम कहते हैं कि किसी भी एक वर्ष में जो बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं उनकी जो संख्या है वो उसको अगर हम डिवाइड कर दें
जो 15 to 49 ईयर्स के बीच की महिलाएं हैं, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में संतानोत्पादक आयु वर्ग की जो स्त्रियां हैं, उससे अगर हम डिवाइड कर दें, यानी एक वर्ष में जितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, अगर हम उसको वो भी मतलब सजीव यानी जिंदा हैं, जीवित जन्म लिया है जिन बच्चों ने, उनको अगर हम डिवाइड कर देते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उस साल में कितनी महिलाएं हैं, तो हम इसको सामान्य प्रजनन दर कहते हैं। फिर आता है आपका लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब ये हो कि जो प्रति 1000 पुरुष हैं उस पर कितनी महिलाएं हैं, इसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। कि मान लीजिए जितना ही 1000 अगर पुरुष हैं तो ये रेशो जितना ही करीब होगा 1000 के, मान लीजिए 99 है या 1000, ये तब तो एकदम समानता है कि जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं। पर अगर 999 है या 990 है, इसके अबव है, तो भी हम मानेंगे कि कोई बहुत भेद नहीं हो रहा है या लिंग अनुपात बैलेंस्ड है। पर अब ये जितना ही ज़्यादा 1000 से दूर जाता जाएगा, इसका मतलब महिलाओं की संख्या पुरुषों के कंपैरिजन में कम है। और फिर हमें देखना पड़ेगा कि किस कारण से कम है, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो लिंग अनुपात जितना बैलेंस्ड हो किसी भी देश के लिए, उतना अच्छा माना जाता है कि वहाँ पर स्त्रियों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। फिर नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि जो बच्चे जीवित जन्म ले रहे हैं और 28 दिन के भीतर अगर उनकी मृत्यु हो जा रही है, तो हम उसको नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट लेते हैं। फिर शिशु मृत्यु दर किसे लेंगे, जितने सजीव एक वर्ष में जितने भी सजीव जन्मे बच्चे हैं, यानी जिनका जीवित जन्म लिया है जिन्होंने, उनमें से कितने बच्चे 1 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर लेते हैं। और इसी में इसको अगर हम बाल मृत्यु दर देखें तो 0 to 4 ईयर्स, 4 साल के अंदर सजीव जन्मे बच्चों में से जिनकी मृत्यु हो जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि बाल मृत्यु दर इसको प्रति 1000 ही इसको भी कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मान लीजिए शिशु मृत्यु दर मतलब बहुत कम ना हो या ज़्यादा ना हो, कम ना हो, और आपकी बाल मृत्यु दर कम हो रही है अगर, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों का पोषण ठीक से नहीं हो रहा है और इस बीच में उन बच्चों की डेथ हो जा रही है। वो दिखाएगा कि कुपोषण की वजह से इसका, या प्रॉपर केयर नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से जो बच्चे जीवित जन्म लिए थे उनमें से इतने बच्चों की मृत्यु हो जा रही। फिर जीवन प्रत्याशा क्या है कि जब कोई बच्चा जीवित जन्म लेता है तो हम क्या सोचते हैं कि वो कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है। इसको हम ऐसा नहीं कि सभी की जीवन उतना ही होगा। मान लीजिए 65 जीवन प्रत्याशा आती है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 65 साल तक या 65 ईयर्स तक सभी जीवित रहेंगे। ये एवरेज है कि औसतन किसी देश की जनसंख्या में जब कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाता है, क्या ये प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है कि वो कितने साल तक जीवित रहेंगे। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। और फिर संपूर्ण या कुल प्रजनन दर है जो है, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ये 15 to 49 ईयर्स जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है महिलाओं का, उस दौरान जो बच्चे जन्म ले रहे हैं हम उसको कहते हैं। अगर मान लीजिए 2 है तो जितने एक कपल है, हस्बैंड वाइफ, और उनके 2 बच्चे हुए, तो मतलब वो अपने आप को ही रिप्लेस कर रहे हैं। 2.1 है, 2.1 आइडल इसलिए मानते हैं कि मान लीजिए जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, चाहे वो बाल मृत्यु दर की श्रेणी में आए चाहे शिशु मृत्यु दर की श्रेणी, तो वो 0.1 उसका बढ़ा के इसलिए ले रहे हैं कि अगर आपको जनसंख्या एक लेवल स्थायी स्तर पर बढ़ती हुई नज़र आए तो 2.1 जो है वो आपका संपूर्ण या कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए। मान लीजिए 5000 स्त्रियां हैं और उस पर जो है 15,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो इसका मतलब 15,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 3। क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि 3 टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 3 है।
फिर नेट रिप्रोडक्टिव रेट वो होता है कि जो महिलाएं लड़कियां हैं जो पैदा हुई हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनको अगर हम जो कुल जनसंख्या है स्त्रियों की उससे डिवाइड कर देते हैं तो हमें ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट मिलता है। और इस ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में से अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो प्रति 1 लाख जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जा रही है बच्चों को जन्म देते समय, या अगर बच्चों की उनका गर्भपात हुआ है तो उसमें 42 दिन के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है, तो वो जो रेशियो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का था अगर उसको माइनस कर देते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में से, तो हमें नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है वो मिल जाता है। फिर जनसंख्या का घनत्व आता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी प्रति स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ये जितना अधिक होगा इसका मतलब ये हो गया कि ओवर कंजस्टेड पॉपुलेशन है, और जितनी बहुत पास लोग रह रहे हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने में सुविधा होगी, या बहुत अच्छे से लोग नहीं रह पा रहे हैं। तो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, इसको हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम आगे जब ये चैप्टर पढ़ते हैं पॉपुलेशन का, तो उसमें इन कंसेप्ट्स का यूज़ होता है। जैसे कि हम जनसंख्या का डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, या जनगणना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि जनगणना हर 10 साल पे होती है। तो उसमें ये जन्म दर कितनी है किसी भी देश में, मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या का घनत्व कितना है, शिशु मृत्यु दर कितनी है, बाल मृत्यु दर कितनी है, तो उसमें ये आंकड़े बताते हैं। पर ये आंकड़े जानने के पहले हमें इन कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना।